नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बीते कुछ दिन पहले जो बाई इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे और उस रिजल्ट के हिसाब से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस स्टेट में क्या सिचुएशन है पॉलिटिकल आज के डेट में और उसका क्या इम्प्लीकेशन 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें हो सकता है। पहला जो स्टेट के बारे में हम बात करेंगे वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो बाडवेल असेंबली सीट का बाई इलेक्शन हुआ था उसमें वाईएसआर कांग्रेस ने 90,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट जो नियरेस्ट राइवल था उनको हराया था। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में दो मेन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो है वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी। और आज के डेट में उस स्टेट में पूरी तरीके से वाईएसआर कांग्रेस का होल्ड है। ठीक है, वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा है और जो मेन राइवल है टीडीपी वो काफी वीक हो चुका है। इवन इस बाई इलेक्शन में तो कैंडिडेट भी नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत फाइट दिया है वो बीजेपी दिया है, वो सेकंड हुआ है। लेकिन बीजेपी बहुत ही वीक है इस स्टेट में। अगर पूरा इंडिया में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा वीक मेरे को तो आंध्र प्रदेश में ही लगता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही बीजेपी सबसे वीक है। फिर भी तमिलनाडु में अलायंस करके कुछ असेंबली सीट तो जीत ही लिया है और केरला में भी बीजेपी का कोई असेंबली सीट है नहीं, लेकिन वहां पर एक स्टेडी 15% के आसपास का वोट शेयर है। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से बीजेपी का सबसे वीक स्टेट है और इवन कोई भी ऑपोजिशन पार्टी आज के डेट में बहुत ही वीक आंध्र प्रदेश में। तेलुगु देशम पार्टी का उतना कुछ होल्ड रहा नहीं। ठीक है, डेली बेसिस पे उसका लीडर वाईएसआर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा है। तो आज के डेट में अगर हम आंध्र प्रदेश का सिचुएशन देखें तो ये पूरी तरीके से वाईएसआर कांग्रेस का होल्ड है। ठीक है, और बीजेपी और कांग्रेस का उतना होल्ड वहां पर कभी कांग्रेस तो एक जमाने में बहुत ही स्ट्रांग था, वो तो दूसरा बात है। आज के डेट में कांग्रेस का भी कोई होल्ड नहीं है और बीजेपी काफी वीक है। हालांकि इस बाई इलेक्शन में कम से कम 14% वोट तो ले आया है और सेकंड भी हुआ है। ठीक है, लेकिन तो वहाँ का जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी बोल रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी का कैंडिडेट नहीं होने के कारण उनका बहुत सारे कैडर बीजेपी को वोट दिया है, नहीं तो ये वोट शेयर भी नहीं मिलता। और वहाँ का जो वोट का डिफरेंस है ओनली 14% वोट बीजेपी को मिला है जो कि सेकेंड स्पॉट में है। मतलब उसका भी डिपॉजिट नहीं रख पाया, जमानत जब्त हो गया। ठीक है, जो मतलब मेन अपोजिशन पार्टी है उसका जमानत जब्त हो रहा है, इतना बड़ा डोमिनेंस है। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर आंध्र प्रदेश में पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस हिसाब से लोकसभा का 25 सीट में से तो आसानी से 20-22 सीट तो वाईएसआर कांग्रेस निकाल ही लेगा। और 2024 में अगर बीजेपी को अच्छा करना है तो इसमें भी ये सब स्टेट में भी थोड़ा उनका फोकस रहना चाहिए कि ऐसे इतना खराब परफॉर्म करने से मानो उन बीजेपी जिस स्टेट पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है वहां तो फिर से बार बार रिपीटेडली वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता ना। तो साउथ इंडिया की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ सीटें कम से कम ले आए। लेकिन आज के डेट में तो कम से कम आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए कोई खास चांस नहीं लग रहा है। तेलुगु देशम पार्टी भी बहुत वीक है। ठीक है, आज के डेट में आंध्र प्रदेश का सिचुएशन अगर आज के डेट के हिसाब से बोला जाए तो ये क्लियर कट वाईएसआर कांग्रेस का एडवांटेज है। तो दूसरा जो स्टेट हमने देख सकता है वो है आसाम। आसाम में देखा जाए तो 5 सीट का ऊपर बाई इलेक्शन हुआ था। ये आपका 5 सीट है गोसाईगांव का था, तामुलपुर का था, वो बोडोलैंड एरिया में था। वहां बीजेपी का जो अलायंस पार्टनर है यूपीपीएल उन्होंने दोनों ही सीट पे अपना जीत का कब्जा किया है। उसके साथ साथ मारियानी और थोरा सीट जो कि अपर असम का सीट है उसमें जो कांग्रेस से छोड़ के आए थे बीजेपी में ज्वाइन किया था वो दो बीजेपी में आए थे, तो वो दोनों ही जीता है बीजेपी के टिकट पे। और एक भवानीपुर का जो सीट था वो भी बीजेपी ने जीता है। तो 5 सीटों में से 3 सीट बीजेपी ने जीता है और 2 सीट पे बीजेपी का अलायंस पार्टनर यूपीपीएल जो कि बोडोलैंड बेस्ड पार्टी है उन्होंने अपना कब्जा जमाया है। तो 5 में से 5 सीट एनडीए के पास आया है। तो उस हिसाब से बोल सकता है कि आज के डेट में आसाम में बीजेपी का एडवांटेज है। और बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा वो भी काफी पॉपुलर है।
तो आज के डेट में आसाम में बीजेपी का एडवांटेज तो है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आसाम में जो 14 सीट है वो 14 ही बीजेपी कब्जा जमाएगा, ऐसा है नहीं। ठीक है, बीजेपी का उस सीट पे बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता जहां हिंदू मेजोरिटी है। लेकिन आसाम का एक खासियत ये है कि बहुत ही ज्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, 34-35% के बीच में, और 3-4 सीट तो पूरी तरीके से माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, जो बीजेपी किसी भी हाल में नहीं जीत सकता है। ठीक है, आज के डेट में बीजेपी एडवांटेज में आसाम में तो है ही, लेकिन सब सीट जीत लेगा ऐसा बात है नहीं, क्योंकि बहुत ही पोलराइज्ड सिचुएशन है आसाम का। और 3-4 सीट में तो मुस्लिम मेजोरिटी जो सीट है वहां पर बीजेपी तो नहीं जीत पाएगा किसी भी हाल में। ठीक है, जैसे धुबरी का सीट हुआ गया, उसके बाद है बरपेटा का सीट है, और एक जो सीट करीमगंज का है जो कि बाराक वैली में है, वो भी मुस्लिम मेजोरिटी सीट है। हालांकि अभी बीजेपी उस सीट को होल्ड कर रहा, अभी बीजेपी का पास वो सीट है, लेकिन वो सीट जो मिला था वो जो मुस्लिम वोट है वो दो पार्टी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और वो जो बद्रुद्दीन आजमल का पार्टी है AIUDF, उनके बीच में वोट का स्प्लिट होने के कारण ही मिला है। ठीक है, अगर फिर से ये कांग्रेस और आजमल का पार्टी एक साथ हो जाएगा तो वहां पर भी बीजेपी का कोई चांस नहीं है। मैंने तो 3 सीट गिना ही दिया जहां पर बीजेपी का कोई चांस नहीं है, धुबरी, बरपेटा और करीमगंज का। ऐसे ही मानो नौगांव या मंगल दोई, वो जो सीट है वहां पर भी लेकिन अच्छा खासा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो भी कोई भी जीत सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हाँ, हालांकि जो अपर असम का हिंदू मेजोरिटी सीट है वहां पर बीजेपी का कोई आज के डेट में कंपटीशन है ही नहीं। बीजेपी क्लियर कट एडवांटेज में तो है असम में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां का डेमोग्राफिक कारण के लिए 3-4 सीट हमेशा ऑपोजिशन पार्टी जीतते रहेगा। तो आज के डेट में अगर 14 सीट में वोट हुआ तो मैक्सिमम 10-11 सीट बीजेपी जीत सकता है, उससे ज्यादा नहीं। किसी भी हाल में 3-4 सीट तो ऑपोजिशन पार्टी ले ही जाएगा, चाहे कांग्रेस हो या बद्रुद्दीन आजमल की पार्टी हो। तो यही सिचुएशन है आज के डेट में आसाम की। अगर हम बात करें बिहार का, तो 2 सीट पे बाई इलेक्शन हुआ था, एक कुशेश्वर स्थान और तारापुर के सीट था। दोनों ही जेडीयू का सीट था और जेडीयू ने रिटर्न किया है, मतलब एनडीए ने रिटर्न किया है। लेकिन अगर हम मार्जिन की तरफ देखें इलेक्शन का, तो बहुत ही क्लोज है। मतलब जेडीयू इलेक्शन तो जीता, लेकिन आरजेडी ने नेक टू नेक फाइट दिया है। तो उस हिसाब से बोल सकते कि स्टेट जो पॉलिटिक्स है बिहार का, वो अभी भी काफी नेक टू नेक है। जैसा हम लोग असेंबली इलेक्शन में देखा था, बहुत ही क्लोज फाइट हुआ था ना, उसके बाद इंडिया जीता था। आज के डेट में भी लेकिन इंडिया का वन साइडेड डोमिनेंस है नहीं, हालांकि 2 ही सीट जीता है उन्होंने, लेकिन अगर हम मार्जिन देखें बहुत ही कम है, और आरजेडी ने बहुत ही टफ फाइट दिया है। तो आज के डेट में भी आरजेडी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, ये हम बोल सकते हैं। तो बिहार का लेकिन वन साइडेड नहीं है, जो कि हमने आंध्र प्रदेश देखा था और कुछ हद तक आसाम में देखा था। कुछ हद तक इसलिए बोल रहा है कि आसाम का बहुत काफी बड़ा एरिया लेकिन टोटली माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, वहां पर बीजेपी का कोई चांस है नहीं। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से बिहार ऐसा एक स्टेट है जहां पर कंपटीशन लेकिन काफी नेक टू नेक है, और आज के डेट में भी आरजेडी अच्छा फाइट दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये असेंबली का बात है या स्टेट पॉलिटिक्स का बात है। अगर हम लोकसभा का देखें तो लोकसभा में हमेशा लेकिन बिहार में इंडिया अच्छा रिजल्ट करता है। असेंबली में आके जो नेक टू नेक हो जाता है, लेकिन लोकसभा में जनरली वन साइडेड होता है, ये हमने देख रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2009 में भी देखें, जब एनडीए ने बहुत खराब रिजल्ट किया था लोकसभा में, लेकिन बिहार में अच्छा खासा रिजल्ट किया था। 2014 में तो बीजेपी ने लगभग अकेला लड़ा था। ठीक है, जेडीयू ने भी साथ नहीं था, लेकिन अच्छा रिजल्ट किया है। 2019 में भी किया है। तो आज के डेट में आरजेडी तो काफी अच्छा फाइट दे रहा है और काफी स्ट्रांग भी है, लेकिन लोकसभा में कितना अच्छा रिजल्ट कर पाएगा वो डाउटफुल है, क्योंकि लोकसभा में बिहार हमेशा लास्ट कुछ इलेक्शन से इंडिया के फेवर में जा रहा है। ठीक है, लेकिन असेंबली में या स्टेट पॉलिटिक्स में काफी कॉम्पिटिटिव है बिहार, कंपटीशन काफी हाई है एनडीए और आरजेडी लेड अलायंस के बीच में। बेसिकली आरजेडी बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि उनके पास यादव और मुस्लिम का एक अच्छा वोट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो दोनों को अगर कंसोलिडेट करे तो हमेशा फाइट में रहेगा, जीते ही या हारे। लोकसभा की बात किया जाए तो पूरा ही वन साइडेड था ना,
और किसानगंज का सीट छोड़ के जो मुस्लिम मेजोरिटी सीट है, बाकी 39 सीट ही तो इंडी के पास है। लेकिन असेंबली में आरजेडी बहुत ही अच्छा कर रहा है। और ये जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट है, हाँ, इसमें भी देखा गया है कि आज के डेट में भी बिहार का पॉलिटिक्स काफी नेक एंड नेक है। और तारापुर का सीट का तो बहुत ही कम ये है मार्जिन, 2000 के भी नीचे है। तो बिहार में हाँ एडवांटेज तो एनडीए है ही, लेकिन काफी क्लोज है, ये बोल सकते हो। ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है। जैसे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस वन साइडेड है, आसाम में हिंदू मेजोरिटी सीट में बीजेपी मतलब काफी अच्छे पोजीशन में है, वन साइडेड टाइप का। बिहार में ऐसा है नहीं, कम से कम स्टेट पॉलिटिक्स में, लोकसभा में जनरली इंडिया के फेवर में जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो देखेंगे स्टेट वो है हिमाचल प्रदेश का। और ये सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट है बीजेपी के लिए, बहुत ही खराब स्थिति में है बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है। 3 जो असेंबली का बाई इलेक्शन है, तीनों में हार गया है, ठीक है। और वहां पर अभी पावर में है। जनरली बाई इलेक्शन में जो पार्टी पावर में रहता है उसके फेवर में जाता है। लेकिन हिमाचल का अगर हम देखें, तीनों ही सीट पे कांग्रेस ने कब्जा किया है। उसके साथ साथ एक लोकसभा का सीट में भी बाई इलेक्शन हुआ था, मंडी का सीट, वो भी कांग्रेस ने निकाल लिया है, हालांकि मार्जिन काफी कम है। तो आज के डेट में ये बोलने में कोई शक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में एडवांटेज कांग्रेस है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। मंडी का हालांकि बीजेपी भी फाइट में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फाइट में नहीं है, क्योंकि मंडी का देखो वहां तो जो असेंबली सीट है बहुत ही छोटा छोटा होता है ना, पहाड़ी स्टेट है, हिल स्टेट, ठीक है। अगर कैंडिडेट का पर्सनल क्रेडेंशियल ज्यादा हो तो वो निकाल लेता है, चाहे किसी पार्टी का क्यों ना हो, ठीक है। तो 3 असेंबली सीट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 लोकसभा सीट का, क्योंकि एक लोकसभा सीट में 17-18 होता है वहां तो 68 असेंबली का 64 या 68 है, ठीक है, असेंबली का सीट। और सिर्फ 4 लोकसभा का सीट है, इसका मतलब है 16-17 करके तो कवर ही करता है असेंबली सीट एक लोकसभा। तो मंडी का जो लोकसभा सीट है उसको देखते हुए हम लोग ये कुछ 3 जो असेंबली सीट है उससे भी इंपॉर्टेंट है मंडी का लोकसभा सीट, क्योंकि वो तो 16-17 असेंबली सीट को कवर किया है ना एक लोकसभा सीट। तो उसके रिजल्ट अगर हम देखें तो बीजेपी कांग्रेस जीता है, लेकिन बीजेपी ने 1% का गैप है, अच्छा फाइट दिया है। चल तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी तगड़ा फाइट है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन एडवांटेज पोजीशन में कांग्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि जो देखा जाए कि वो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, तो वहां जो बाई इलेक्शन में कांग्रेस का अच्छा रिजल्ट करना ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है, बिल्कुल है नहीं। और सामने नेक्स्ट ईयर वहां का असेंबली इलेक्शन में भी है, ठीक है। तो आज के डेट में देखते हुए ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एडवांटेज है, कांग्रेस का एडवांटेज है, क्लियर कट। अब नेक्स्ट स्टेट जो देखेंगे वो है हरियाणा, जहां पर एक सीट का बाई इलेक्शन हुआ था इलेनाबाद, ठीक है। वहां पर आईएनएलडी ने अपना कब्जा जमाया है। ये हरियाणा का स्टेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां का फार्मर एजुटेशन जो है उसका काफी इंपैक्ट हरियाणा का पॉलिटिक्स में पड़ा है, ठीक है। और काफी सारे एनालिस्ट ये भी कह रहा है ये जो बाई इलेक्शन में बीजेपी का हार हुआ है इसका कारण डायरेक्ट इसके साथ लिंक कर रहा है, ये फार्मर एजुटेशन के साथ। लेकिन ये एनालिसिस मेरे को उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो सीट है वो हमेशा आईएनएलडी का जो चौतला का है उन लोगों का स्ट्रांग होल्ड ऐसे ही है, और पहले भी उन का ही सीट था और 11,000 मार्जिन से जीता था पहले। इस बार मार्जिन तो 6,000 समथिंग है। इसका मतलब है बीजेपी ने अच्छा खासा फाइट दिया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि फार्मर एजुटेशन का कोई प्रभाव है नहीं, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन एकदम वन साइडेड रिजल्ट हुआ नहीं है। बीजेपी ने अभी अच्छा खासा फाइट दिया है, हालांकि हार गया है। तो इस एक सीट के साथ एक ही सीट में एक ही असेंबली सेगमेंट में वहां पर बाई इलेक्शन हुआ था, तो इसका रिजल्ट देखते हुए इतना एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी आईएनएलडी का स्ट्रांग होल्ड था, वो रिटर्न किया है। तो ये कह देना कि फार्मर एजुटेशन के कारण बीजेपी के हालात बहुत खराब है, तो बीजेपी बहुत ज्यादा मार्जिन से हारता है ना, सिर्फ 6,000 ही मार्जिन है। इसका मतलब है बीजेपी ने इंप्रूव कर लिया, हालांकि 11,000 को कवर करते हुए अभी 6,000 में उनका मार्जिन है, ठीक है। तो हरियाणा का इसमें कुछ इतना समझ नहीं पा रहा है कि हरियाणा का
अभी करंट सिचुएशन क्या है इस एक बाई इलेक्शन के साथ, क्योंकि आईएनएलडी ने अपना स्ट्रांग होल्ड को रिटर्न किया है, लेकिन फार्मर एजिटेशन का एक इम्पैक्ट तो है ही, ठीक है। और यहां पर बीजेपी का चैलेंज अच्छा खासा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छा खासा फाइट मिल रहा है ऑपोजिशन पार्टी के साथ। तो यहां पर काफी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आज के डेट में कम से कम है हरियाणा में। तो अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले फार्मर एजिटेशन का क्या सिचुएशन रहता है और बीजेपी कैसे मेकअप करता है वो देखने वाली बात होगा, ठीक है। आज के डेट में बीजेपी थोड़ा प्रेशर में तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक और स्टेट का हम लोग बात कर लेते हैं आज, बाकी स्टेट का बात बाद में करेंगे दूसरा कोई वीडियो में। वो है महाराष्ट्र का। वहां पर एक सीट का बाई इलेक्शन हुआ था, देगलूर का जो सीट है, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस ने रिटर्न किया है। तो उसके बारे में बोल सकता है कि देखो महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। बेसिकली बीजेपी और शिवसेना लड़ता था और कांग्रेस और एनसीपी एक साथ फाइट करता था। बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, एनसीपी नंबर 2 पे है और कांग्रेस और शिवसेना लगभग सेम स्ट्रेंथ के साथ 3rd पोजीशन में है एक साथ, ऐसा ही स्ट्रेंथ है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन था हमारे पास, जो बीजेपी एंड शिवसेना, एनसीपी एंड कांग्रेस, उस हिसाब से देखा जाए तो क्लियर कट एज बीजेपी और शिवसेना का था और उन्होंने तो गवर्नमेंट फॉर्म भी किया था। अगर रिजल्ट देखा जाए तो बीजेपी और शिवसेना के पास नंबर था, लेकिन शिवसेना ने बाद में जाके एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपना अलायंस करते हुए गवर्नमेंट फॉर्म किया है। तो पहले ये सोचा गया था जब ये गवर्नमेंट फॉर्म किया है शिवसेना, क्योंकि शिवसेना का जो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी था, कम से कम बाला साहेब ठाकरे के टाइम पे तो था ही। उस हिसाब से तब बोला जा रहा था कि ये जो अलायंस है, ये अलायंस जो बना है कांग्रेस और एनसीपी के साथ, वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा और शिवसेना का जो कैडर है वो बीजेपी की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये अलायंस तो उतना आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं बना है। लेकिन जो हम लोग देख रहा है, ठीक है, जो इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन बोलो या जो लोकल बॉडीज का पोल होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख रहा हूं कि शिवसेना लेकिन एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उनका वोट ट्रांसफर हो रहा है कांग्रेस और एनसीपी की तरफ, ठीक है। और बीजेपी हालांकि नंबर 1 पार्टी है, लेकिन ये तीनों पार्टी जब एक साथ मिल जाएगा, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उनको टेक ऑन नहीं कर पा रहा है। यही फैक्ट है आज के डेट में। बीजेपी के पास 30-35% वोट शेयर है, लेकिन वो जो 3 पार्टी का कॉम्बाइंड वोट शेयर 50% के आसपास है और उस हिसाब से बीजेपी उनको हरा नहीं सकता है आज के डेट में। अगर उनको हराना है तो अपना ऑर्गेनाइजेशन को और भी मजबूत करना पड़ेगा। आज के डेट पे जो स्ट्रेंथ है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, एनसीपी एंड शिवसेना, जिसको महाविकास आघाड़ी भी कहता है ना, तो वो बीजेपी पर क्लियर कट भारी है, क्योंकि तीनों पार्टी का जो कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ है वो बीजेपी से काफी ज्यादा है और उन तीनों पार्टी का जो मशीनरी है वो ठीक एक साथ काम कर रहा है। जो पहले सोचा गया था कि इन लोगों का कोई आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग नहीं है, काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बहुत दिन हो गया ना, 2 साल के आसपास होने जा रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये ठीक ठाक काम कर रहा है और बीजेपी जीत नहीं पा रहा है। और ये इस स्टेट में को बीजेपी को और भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि 48 लोकसभा सीट यहां से आता है इस महाराष्ट्र से, ठीक है। अगर बीजेपी को 2024 में भी अच्छा रिजल्ट करना है तो इसका ये काफी महत्व है इस महाराष्ट्र स्टेट का। और ऐसा ही अगर चलता रहे कि तीनों पार्टी एक साथ फाइट करता रहे और बीजेपी अकेला फाइट करता रहे, तो बीजेपी का उतना प्रोस्पेक्ट है नहीं, ये तो क्लियर है, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर मैक्सिमम 30-35% है, जो कि जीतने के लिए सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़े तो आसानी से 40 सीट निकल लेगा 40 में से, लेकिन बीजेपी अगर अकेला लड़े और वो तीनों पार्टी एक साथ कॉम्बाइन लड़े तो 15-20 सीट भी निकलना मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका होने जा रहा है। आज के डेट में आज का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से बीजेपी पर ये तीनों पार्टी का गठबंधन बहुत ही ज्यादा भारी है। और बीजेपी को अगर लोकसभा में अच्छा करना पड़ेगा तो महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और शिवसेना के साथ अलायंस का कोशिश भी करना चाहिए। इनकेस चारों ही पार्टी अलग अलग लड़े तब भी बीजेपी अच्छा रिजल्ट कर लेगा,
क्योंकि बीजेपी नंबर वन पार्टी है, वो हम रिपीटेडली कह रहा है, लेकिन तीनों पार्टी अगर एक साथ आ जाए तब जाके मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आज के डेट में बीजेपी का सिचुएशन, आज के डेट में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से महाराष्ट्र में कम से कम बीजेपी का सिचुएशन हम लोग अच्छा नहीं कह सकते। ठीक है, तो यह रहा आज के वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी जो स्टेट्स हैं उनका वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मेरा। ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश रहेगा, आपका कर्नाटक रहेगा, और भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स, और तेलंगाना भी रहेगा जहां ने बीजेपी ने बहुत ही अच्छा सरप्राइजिंग रिजल्ट कर लिया है। और साउथ इंडिया में ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक के बाद बीजेपी का नेक्स्ट स्ट्रांग होल्ड तेलंगाना होने जा रहा है। ऑलरेडी 4 सीट है बीजेपी का लोकसभा में, और जिस तरीके से वो बढ़ रहा है और केसीआर को अच्छा खासा फाइट दे रहा है, तो बीजेपी के लिए अपना नया प्रोस्पेक्ट तेलंगाना बन सकता है। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखा जाए तो पॉलिटिकल सिचुएशन बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है, ये किसी भी हाल में नहीं कह सकते, क्योंकि हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, ये सब स्टेट में जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट है वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर में है नहीं। बीजेपी पूरा इंडिया का एक स्ट्रांग फोर्स है, और बीजेपी के सामने ऐसा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं कि एक ही कॉम्पिटिटर, मानो कांग्रेस ने बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हर एक स्टेट में तो बीजेपी के खिलाफ अलग अलग फोर्स है ना, उसके खिलाफ तो फाइट करना पड़ेगा, एक पार्टी हो या बहुत पार्टी एक साथ हो। ठीक है, मानो बीजेपी को आंध्र प्रदेश में कुछ है ही नहीं, तेलंगाना में वो जो केसीआर का पार्टी है टीआरएस, उसके साथ फाइट है, कर्नाटक में कांग्रेस के साथ फाइट करेगा, तमिलनाडु में कुछ होल्ड है नहीं, बिहार में आरजेडी उसको फाइट देगा, उड़ीसा में बीजू जनता दल उसको फाइट देगा, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से उसका फाइट होगा, और वेस्ट बंगाल में बीजेपी का असेंबली इलेक्शन के हारने के बाद सिचुएशन बहुत ही खराब है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। वहां भी 4-0 में जीत लिया है टीएमसी ने। तो आज के डेट में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि बीजेपी और अपोजिशन दोनों ही मेरे हिसाब से कम इक्वल पोजीशन में है। बीजेपी वन साइडेड सिचुएशन में बिल्कुल है नहीं आज के डेट में। नमस्कार दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा।